नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम टीडीएस क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं कि हम टैली प्राइम के अंदर या अकाउंटिंग के अंदर टीडीएस का यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। पहले तो टीडीएस का फुल फॉर्म देख लीजिए। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी ऐसा टैक्स जो इनकम प्रदान करने वाली संस्था द्वारा काटा जाता है। अगर आप किसी ऐसी फर्म में काम कर रहे हो जिसके पास में 10 नंबर लिया हुआ है जो टीडीएस काटती है और बड़ी फर्म है, और वहाँ पे आप एम्प्लॉय की तरह एक सैलरी उठा रहे हो, तो जब अगली वाली कंपनी आपको सैलरी देती है तो वो सैलरी देने के साथ ही आपका कुछ टैक्स अमाउंट काट कर फिर आपको सैलरी दी जाती है, वो कहलाता है टैक्स। टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट द्वारा लिया जाने वाला टैक्स होता है। ये जो कंपनियां होती है या जहां पर भी मैं आगे बताऊंगा आपको कहाँ पे टीडीएस करता है, तो अलग अलग जगहों पे जहां से भी आपको पेमेंट मिलता है, पैसा आता है आपके पास में, तो अगले वाला पैसा देने के साथ ही आपका कुछ पैसा काट कर आपको दिया जाता है, और काटने के बाद में जो पैसा अपने पास रखता है वो गवर्नमेंट को जमा करवाना अनिवार्य होता है। तो वो टैक्स है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। देखो टैक्स है, टैक्स तो आप जानते हो, डिडक्ट मतलब होता है काटना, किसके द्वारा? सोर्स, जो भी जहाँ से भी आपको पैसा मिल रहा है वहाँ से। ये इनडायरेक्ट स्रोत पर की गई टैक्स की कटौती है। हिंदी में क्या बोलो तो स्रोत पर की गई टैक्स की कटौती इनडायरेक्ट होती है, मतलब आप डायरेक्ट गवर्नमेंट पैसा नहीं लेती है आपसे, ये इनडायरेक्ट रूप से ली जाती है। ठीक है, टीडीएस सरकार द्वारा ले जाने वाला टैक्स है। पहले आगे देखते हैं कि आपके इनकम का कुछ भाग या प्रतिशत आपको इनकम प्रदान करने वाली संस्था द्वारा काटा जाता है। जहाँ भी आप काम कर रहे हो, जहाँ से भी आपने मान लो कोई किराए पे आपने कोई मकान लिया हुआ है, ठीक है, और जो मकान मालिक है जब उसको आप किराया देते हो तो उसको किराया देने के साथ ही कुछ पैसा काट लिया जाता है टैक्स के रूप में, और फिर उसको टैक्स का बाकी वाला जो किराया है उसको दे दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप किसी से कोई उधार रुपए लेते हो, ठीक है, या आपने किसी को रुपए उधार दिए हैं, तो अगले वाला टैक्स काट के आपको ब्याज का पैसा देता है ना। ब्याज देते समय वो क्या करेगा? टैक्स काटेगा पहले और फिर ब्याज का पैसा देगा। और डिटेल में समझेंगे अपन, आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसे टीडीएस कहते हैं। ठीक है, टीडीएस किसे कहते हैं? आपकी इनकम का कुछ भाग या प्रतिशत आपको इनकम प्रदान करने वाली संस्था द्वारा काटा जाता है, उसे टीडीएस कहते हैं। जो इनकम का कुछ प्रतिशत काटती है उसे पैसे को सरकार के खाते में जमा कर देती है। एक उदाहरण से समझते हैं कि साइन प्राइवेट लिमिटेड संपत्ति के मालिक को प्रति माह 80,000 रुपये का कार्यालय किराए का भुगतान करता है, ऑफिस का किराया देता है। या मैं ऑफिस लिख लेता हूँ एक बार, कार्यालय थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं ऑफिस। तो ऑफिस का किराए का भुगतान कितना करता है? 80,000 रुपये प्रति माह करता है। हर महीने उसको 80,000 रुपये देता है। और कंपनी का नाम क्या है? साइन प्राइवेट लिमिटेड, है ना। और जहाँ उसका जो भी जहाँ से भी उसने किराए पे ली है उसके मालिक को हर महीने कितना देता है? 80,000 रुपये किराए का देता है, वो बिल्डिंग का पैसा देता है किराए के रूप में। तो इस केस में किराए पर 10% टीडीएस काटा जाएगा, है ना। गवर्नमेंट ने जो बिल्डिंग अपन रेंट पे लेते हैं, कोई भवन किराए पे लेते हैं, कोई दुकान किराए पे लेते हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कितना टैक्स रखा है? 10% टीडीएस का रखा है कि उसका जो भी किराया होता है उसका 10% किसके खाते में जाएगा? गवर्नमेंट के खाते में जाएगा टैक्स के रूप में। तो जो कि 80,000 का 10% होता है 8,000 रुपये होता है। अतः मकान मालिक को 72,000 रुपये मिलेंगे और बाकी का 8,000 रुपये टीडीएस के रूप में सरकार को टैक्स जमा होगा। ये चीज़ समझ में आई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है, एक होता है डिडक्टर जो टीडीएस काटने वाली संस्था होती है, और एक होता है डिडक्टी जिस पर टीडीएस काटा जाएगा। ठीक है, अगर डिडक्टर द्वारा टीडीएस समय पर सरकार के खाते में जमा नहीं करवाया जाता है तो डिडक्टर पर ब्याज यानी जो इंटरेस्ट है और पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा लग सकता है। ठीक है, अगर आपने ये 8,000 रुपये जो गवर्नमेंट को जमा कराने थे टैक्स के रूप में, टीडीएस के रूप में काटे हैं, अगर उसके खाते में, सरकार के खाते में नहीं जाते हैं, तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है या जो टैक्स गवर्नमेंट की संस्थान होती है वो आपको क्या करेगी? एक तो ब्याज लगाएगी और साथ में पेनल्टी भी लगाकर आपसे वसूली जाएगी। तो टीडीएस रिफंड भी होता है। टीडीएस जो आप भरते हो, जैसे 8,000 रुपये आपने भरा है, उसमें से कुछ अमाउंट वापस से आपको मिलता है। कैसे मिलेगा वो आगे हम देखते हैं। तो टीडीएस काटने वाली संस्था से
टीडीएस कटवाने वाले व्यक्ति को फॉर्म 16 और 16/16A सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। यदि आपके मान लो कि टीडीएस के रूप में पैसा कुछ काटा गया है तो आपको सबूत के रूप में उसको एक 16 और 16A सर्टिफिकेट प्रदान करना पड़ेगा, है ना। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है, एक ऐसा फॉर्म है जो ये साबित करता है, ये प्रूफ देता है अपन को कि आपका जो पैसा टीडीएस के रूप में काटा गया है वो गवर्नमेंट के अंदर जमा करवा दिया गया है ना, गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा दिया गया है। उसका प्रूफ, उसका सबूत ये फॉर्म होता है। इस सर्टिफिकेट में टीडीएस से कटने से संबंधित जानकारी दर्ज होती है। वह संबंधित असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, जिसको ITR कहते हैं, यानी अगले वाला जिसका भी टीडीएस कटा है, जिसका भी टैक्स काटा गया है, वो क्या करेगा, ITR फाइल लगाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो इसको कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। ITR का फुल फॉर्म क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके टीडीएस रिफंड क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो भी 8,000 रुपये काटे हैं और उसको ये 16A फॉर्म मिलता है, प्लस उसको पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह देकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जैसे वो ITR फाइल लगाएगा, उसको कुछ टाइम के बाद में उसके पास में जो क्लेम होता है, पैसा रिफंड होता है टीडीएस का, वो मिल जाएगा। कितना मिलता है वो उसके ऊपर रहता है, गवर्नमेंट के ऊपर रहता है। कितने तरह की पेमेंट पर टीडीएस काटा जाता है वो देखिए। जैसे सैलरी के ऊपर, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, अगर वो कंपनी एक फर्म बड़ी है और गवर्नमेंट ने एक तय किया हुआ है कि इतनी सैलरी के ऊपर अगर आप किसी को सैलरी देते हो तो उसके ऊपर टीडीएस काट के उसको सैलरी दी जाए, और जो भी टीडीएस काटा है वो गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाएगा। ब्याज के ऊपर भी टीडीएस करता है, छोटे मोटे ब्याज नहीं, बड़े ब्याज के ऊपर अगर आप, एक गवर्नमेंट ने फिक्स किया होगा, एक लिमिट लगाई होगी कि इतना ब्याज अगर आप किसी को देते हो तो उसको ब्याज का पैसा देते समय टैक्स काट कर फिर ब्याज का पैसा दिया जाए। डिविडेंड क्या होता है, जो कंपनियां होती है वो जब प्रॉफिट करती है तो जितना भी प्रॉफिट किया है तो उसका कुछ लाभांश प्रॉफिट करता है, जो भी लाभांश होता है वो उसके शेयर होल्डर को दिया जाता है। अगर वो भी होता है तो वो टीडीएस काट के दिया जाता है। कमीशन है, प्रोफेशनल फ़ीस है। प्रोफेशनल फ़ीस का मतलब होता है कि ऐसी फ़ीस, जैसे आप कोई वकील हायर करते हो, कोई सीए हायर करते हो, तो सीए की फ़ीस 1,00,000 1.5 लाख रुपए होती है। तो वो पैसा आप देते समय सीए को या वकील को, तो उसका कुछ पैसा काट कर दिया जाता है उस वकील को या सीए को। किसी तरह का किराया है, ब्रोकरेज है, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट है, या टीडीएस क्यों काटा जाता है, देश को चलाने के लिए। अब ये तो हो गई थ्योरी की बात है, नहीं समझ में आए वीडियो एक बार दोबारा देखिए, ये नोट्स लिखे हुए हैं, इसको और डिटेल में आप गूगल पे जाकर या ChatGPT पे जाकर और डिटेल में देख सकते हैं। मैंने बड़े बड़े लेवल पे इसको समझा दिया है। अब हम प्रैक्टिकली करेंगे कि टीडीएस को कंपनी में कैसे एक्टिवेट करना है, किस तरह से हम इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन तो है कि आप गेट और टैली में जाओ, F11 फीचर्स में जाओ और स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जाकर ये गुड्स वाला ऑप्शन स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल के कुछ स्टेप दिए हुए हैं, इन स्टेप को मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं, बाकी मैं यहाँ पे एक एक करके समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना है कीबोर्ड से F11, अपनी कंपनी ओपन करके रखो। यहाँ पे टेली प्राइम के अंदर कीबोर्ड से F11 बटन दबाया और यहाँ पे आपको जाना है, देखो एनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यस कर लेना है। यस करने के बाद में एंटर करके, जैसे एंटर करोगे तो आपके पास में टीडीएस वही काट सकता है, वही फर्म या संस्था काट सकती है जिसके पास में 10 का रजिस्ट्रेशन नंबर हो या 10 नंबर होना चाहिए। जैसे आप बैंक में अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड होना चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर, वैसे ही आपके पास में अगर टीडीएस आप काटने वाले हो, टीडीएस ऐसा कोई भी नहीं काट सकता, जिसके पास में 10 का रजिस्ट्रेशन होता है वो ही टीडीएस काट सकता है, या आगे टीसीएस पढ़ेंगे वो टीसीएस काट सकता है, ले सकता है। ठीक है, तो आगे हम जब भी कोई टैक्स वसूल करना होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, वो 10 रजिस्ट्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पे टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर 10 की फुल फॉर्म होती है, उसको याद रखना। 10 का फुल फॉर्म क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ऐसे कैसे पैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है, पैन कार्ड के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, इसमें टी के अंदर इतना बड़ा नाम है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर होता है। अब 10 का रजिस्ट्रेशन नंबर, मैंने यहाँ डमी कुछ लिखा हुआ है वो मैं लिख लेता हूँ। तो ये नंबर है टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर, Ctrl+C से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैं
10 नंबर डाल रहा हूँ, जैसे ए बी सी डी 1 2 3 4 5 और ये हो गया अपना टोटल कितना है 9 और एक कोई भी अक्षर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ध्यान रखना कि 10 नंबर के अंदर 4 अक्षर तो होते हैं अल्फ़ाबेटिक, फिर 5 अक्षर नंबरिक होते हैं, फिर एक अक्षर अल्फ़ाबेट होता है, इस तरह से ही है। ठीक है, पैन कार्ड में उल्टा होता है, पैन कार्ड में उल्टा कुछ नहीं, जैसे यहाँ पे 5 अक्षर तो होते हैं अपने अल्फ़ाबेट, पैन कार्ड की बात कर रहा हूँ, उसके में 4 अक्षर होते हैं नंबरिक और फिर एक अक्षर होता है इसका अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। अब यहाँ पे डिडक्टर टाइप क्या है, आप कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, तो हमारी तो ये कंपनी है, एक तरह की फर्म है, तो इसको मैं कंपनी मान के चल रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद में डिडक्टर ब्रांच या डिवीज़न, इसकी ब्रांच कहाँ पे है यानी किस जगह पे लोकेट है, उसका एड्रेस डाल देंगे, जैसे मैंने बालोतरा डाल दिया। उसके बाद में सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रेस्पॉन्सिबल, यानी 10 का जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपने किसके डॉक्यूमेंट दिए थे या रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, उसका नाम लिखेंगे। अब मालिक की होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है, तो मैं यहाँ पे यस करके उसका नाम लिख लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ मैंने लिख दिया कैलाश, पिता का नाम मोहन और डेजिग्नेशन लिख दिया ऑनर, या जो भी उसकी डेजिग्नेशन है वो लिख दिया। पैन कार्ड नंबर में लिख दिया CKTPS 1362N। ये यहाँ पे फ्लैट नंबर, ये सब चीज़ें ऑलरेडी जब आप कंपनी बनाते हो उसमें लिखी हुई आती है। ठीक है, रोड स्टेट वगैरह ये सब लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जैसे नाटा हॉस्पिटल रोड, फर्स्ट फाटक, क्विक लैब के ऊपर, एरिया लिख दिया बालोतरा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिख दिया बालोतरा, स्टेट, इस तरह से सब नंबर वगैरह डाल दिया है। एंटर करके इसको सेव करना है। फिर लिखा है इग्नोर IT एग्जम्पशन लिमिट फॉर TDS डिडक्शन, इसको अभी नो रखा हुआ है, लेकिन मेरे केस में अभी मैं एजुकेशन पर्पज़ से काम कर रहा हूँ, तो मैं इग्नोर करूँगा जो गवर्नमेंट द्वारा TDS का डिडक्शन लेने के लिए जो लिमिट सेट होती है ना, उसको मैं नो रख रहा हूँ। नहीं तो मुझे हर जगह लिमिट सेट करनी पड़ेगी। जैसे आप किराया, गवर्नमेंट ने तय किया है कि इतना किराया से ऊपर अगर आप किसी को किराया देते हो तो आप TDS काट के दो, लेकिन मैं अभी समझ रहा हूँ कि जितना भी किराया होता है उसके ऊपर TDS कटना चाहिए, तो इसके लिए इसको यस कर रहा हूँ, है ना। जहाँ पर काम करोगे उसके लिए आप नो ही रखना पड़ेगा, या फर्म के मालिक को पूछ सकते हैं अपन। लेकिन इग्नोर IT एग्जम्पशन लिमिट का मतलब यही होता है कि जब भी आप या लिमिट होती है उसको इग्नोर करोगे। इग्नोर मतलब है कि उसको जैसा है वैसे ही रखोगे। ठीक है, अब इसको एंटर करके आगे बढ़ेंगे। एक्टिवेट TDS फॉर स्टॉक आइटम, इसको नो रखकर सेव कर लेना है। अब ये इतना काम हो गया, एंटर करके इसको भी सेव कर लेते हैं। ये अपना काम हो गया। एक्टिवेट करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया कि ये एक्टिवेट कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं अपन इसके अंदर कैसे ये एग्जांपल से समझते हैं कि हम TDS कैसे सेट करेंगे। तो हम यहाँ पे पहला लेजर लगाएंगे एक रेंट का। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम रेंट देते हैं किसी को और उसके ऊपर अगले वालों को रेंट देते समय TDS काट कर देते हैं। ठीक है, वो कैसे सेट करेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले एक लेज़र का खाता, 3 खाते लगाने पड़ेंगे। एक तो अपन जो खर्चा कर रहे हैं उसका खाता, किसको पैसा दे रहे हैं उसका खाता, और तीसरा एक खाता लगाएंगे TDS का खाता। ठीक है, तो 3 खाते हैं वो देख लीजिए, मैं रेड कलर करके देख लेता हूँ। एक तो खाता लगेगा TDS का, एक खाता लगेगा जिस व्यक्ति को दे रहे हैं अपन, है ना, जिस व्यक्ति को दे रहे हैं, JP इंफ्राटेक को मान लो दे रहे हैं अपन किराया, वो लिख दिया। और तीसरा खाता अपन लगाएंगे खर्चे का खाता। चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। चलो एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्रिएट में जाना है, लेज़र में जाना है और यहाँ पे खाता लगाना स्टार्ट कर लेना है। तो आप लगा रहे हो रेंट अकाउंट। ठीक है, रेंट अकाउंट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए। बिल्डिंग रेंट लगा लेता हूँ, बिल्डिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे जो खाता आएगा वो कल आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर किया। अब यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर लो। यहाँ पे अगर इसके ऊपर TDS लागू होता है तो इसको एप्लीकेबल पे क्लिक कर लेंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि एप्लीकेबल करेंगे तभी TDS की गणना होगी, नहीं तो नहीं होगी। यहाँ पे एक नेचर ऑफ पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, या तो आप इसको शुरुआत में बना सकते हो या फिर आप यहाँ पे जब आप खाता लगा रहे हो उस समय भी बना सकते हो। तो दोनों ऑप्शन है अपने पास में। आप जब खाता लगा रहे हो उस समय भी आप इसका जो नेचर बनाना है वो बना सकते हो। तो अभी मेरे पास में कोई नेचर नहीं है रेंट का, तो मैं क्रिएट में जाता हूँ, एंटर करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ रेंट। ये कौन से सेक्शन के अंदर आता है, तो मैंने नोट्स के अंदर लिखा है कि ये सेक्शन जो लगता है इसका, वो सेक्शन लगता है 194I। तो 194I लिख लेता हूँ, 194I। एंटर करता हूँ, पेमेंट कोड के अंदर लिख लेते हैं 194। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है विथ पैन, अगर पैन कार्ड होगा तो 10% करता है, अगर
अदर में भी है तो 10% कटेगा, ठीक है। एग्जाम्पशन लिमिट गवर्नमेंट ने कितने लिमिट तय की है वो लगाना चाहो लगा सकते हैं। अभी मैं लिमिट कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ और एंटर करके इसको सेव कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपका रेंट का एक सेक्शन बन जाएगा, नेचर बन जाएगा ये इस नाम से। अब एंटर करके इसको सेव कर लेना। पहला खाता हो चुका है बिल्डिंग रेंट के अकाउंट के नाम से, और दूसरा आपको खाता लगाना है पार्टी का जिसको आप किराया देने वाले हो। तो मैंने किराया किसको दिया है, जेफी इंफ्राटेक को, जेफी इंफ्राटेक। एंटर कर लिया। ये हमारा सन्डी क्रेडिटर है जिसको हम किराया देंगे, एंटर करेंगे। बाकी जैसा है वैसे ही रखो। यहाँ पे आपको लगना है इस TDS डिडक्टेबल, तो इसको यस करना पड़ेगा, एंटर करेंगे। ये किस तरह की पार्टी है, मतलब कोई मान लो कंपनी है तो कंपनी रेजिडेंट डाल सकते हैं, या कोई इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल रेजिडेंट डाल सकते हैं, इस तरह से। तो अभी के लिए मैं कंपनी रेजिडेंट डाल लेता हूँ, इसको यस रखेंगे। और इसका पैन कार्ड नंबर डालना कंपलसरी है। अगर आप पैन कार्ड नंबर नहीं डालोगे तो इसके ऊपर 20% की कटौती लगेगी, यानी 20% TDS कटेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया CKTPS 1362N, ये मैंने उसका पैन कार्ड नंबर डाल दिया। एंटर करके सेव कर लेते हैं। ये दूसरा खाता भी हो गया। तीसरा खाता आपको लगाना है इसका TDS का खाता, किसके अंदर आएगा वो सब लिखा हुआ ही है। अब यहाँ पे आपको लगाना है TDS ऑन रेंट अकाउंट, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आता है। और यहाँ पे आपने TDS ऑन किया था तो यहाँ पे TDS दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रेंट वाली जो आपने नेचर बनाया था पेमेंट का, वो रेंट वाला चुन लेना है और एंटर करके इसको सेव कर लेना है। तो इस तरह से आपने TDS के 3 खाते लगाए, TDS के लिए 3 खाते लगाए। एक तो खाता लगाना है कि जो खर्चा अब दे रहे हो, रेंट का पैसा दे रहे हो, किसको दे रहे हो, उसका नाम लिख दिया पार्टी का, और आप उसके ऊपर TDS भी काटोगे तो ये डालना है। अब यहाँ पे अपन एक वाउचर क्रिएट करते हैं, जनरल वाउचर, जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने 15,000 रुपये ऑफिस रेंट देना है या बिल्डिंग रेंट देना है। तो यहाँ ऑफिस की जगह मैं लिख लेता हूँ बिल्डिंग रेंट देना है। उस पर TDS कितना काटा जाएगा उसके लिए जनरल वाउचर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्डिंग रेंट अकाउंट, ये 15,000 जनरल वाउचर बनाना पड़ेगा। पहले हम देखना पड़ेगा कि हम कितना पैसा देने वाले हैं। तो ये क्रिएट के अंदर तो हमने 3 खाते लगा दिए। फिर हम वाउचर में जाएंगे और यहाँ से जनरल वाउचर को ऑन करेंगे। यहाँ पे आपको पहले सबसे पहले पैसा किसका देना है, बिल्डिंग का पैसा देना है, बिल्डिंग रेंट का। बिल्डिंग का पैसा नहीं देना है, रेंट का पैसा देना है। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी बिल्डिंग तो फिक्स एसेट में आता है, लेकिन मैंने रेंट का खाता लगाया ना कि बिल्डिंग का। किराया किसका है, बिल्डिंग का है। उसके बाद में इसको किराया कितना देना है, 15,000 रुपये। और CR देने वाला कौन है, JP इंफ्राटेक। तो JP इंफ्राटेक का ऑटोमेटिकली यहाँ कटा कर पैसा आ जाएगा कि उसका 10% काट के, 15,000 का 10% होता है 1,500 रुपये। तो 15,000 में से 1,500 रुपये जाएंगे, पीछे कितने रहेंगे, 13,500 रुपये। एंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस में लिखेंगे कि ये हमारा एक तरह का रेंट है। एंटर करके सेव किया और न्यू रेफरेंस में जाकर यहाँ पे जो 1,500 रुपये काटे जा रहे हैं वो किस रूप में काटे जा रहे हैं, TDS के रूप में काटे जा रहे हैं। तो ये रेंट कितना दे रहे हैं अपन, 15,000 रुपये, लेकिन उसका जो TDS काटा जाएगा वो 1,500। तो 15,000 में से TDS काटने के बाद में उसका पैसा कितना बच जाएगा, 13,500 रुपये। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे और ये पैसा TDS के रूप में उसका पैसा भी आएगा। तो TDS का पैसा कितना हो गया, 1,500 रुपये, यहाँ पर भी लिख लेंगे। तो आपने समझा कि बिल्डिंग रेंट आपको कितना देना है, 15,000, उसमें से 13,500 रुपये तो JP इंफ्राटेक के पास में चला जाएगा और उसका जो TDS कटेगा वो 10% कट कर यहाँ पे गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। तो 1,500 रुपये मैंने गवर्नमेंट के खाते में इस तरह से एडिट कर लिया। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। ये तो आपने समझ लिया। अगर अब पैसा आपने इसको देना है तो पेमेंट के अंदर जाओगे, आगे की एंट्री देख लेते हैं। अब आपने क्या किया कि ये आपने एक TDS के देख लिया। स्टडी रिपोर्ट में जाकर आप इसमें रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट देखना हो तो कैसे देखेंगे वो दिखा देता हूँ। रिपोर्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर। यहाँ पे TDS रिपोर्ट का एक अलग से ऑप्शन आ जाएगा। अगर हम TCS भी ऑन करते हैं तो TCS की रिपोर्ट आएगी। GST ओपन करेंगे तो GST का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। TDS ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्म 26Q इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि आपके टोटल मिलाकर इस महीने में 15,000 रुपये का टोटल रेंट हुआ। उसके ऊपर आपने TDS का कितना पैसा काटा, उसका डिडक्ट कितना किया, 1,500 रुपये। तो आपको 1,500 रुपये भरने हैं। ये आपकी लाइबिलिटीज़ कहलाएगी। तो लाइबिलिटीज़ को देखने के लिए आप बैलेंस शीट में भी जाकर भी देख सकते हैं। ये करंट लाइबिलिटीज़ में जाएंगे। यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर देखो आप 1,500 रुपये दिखा रहे हैं। ये ड्यूटी एंड टैक्सेस किस बात का पैसा है, TDS का पैसा है जो रेंट के रूप में आपने अगले वाली पार्टी से काटा है। अब आगे इसको पेमेंट दे देते हैं अपन।
अगर आप पेमेंट दे देते हो उस पार्टी को, जेपी इंफ्राटेक को पेमेंट किया, ठीक है, और गवर्नमेंट को भी पेमेंट कर देते हो, तो ये कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमने पहले तो जनरल वाउचर बना लिया, हम पेमेंट कर रहे हैं जेपी इंफ्राटेक को, कितना पैसा देना है 13,500 रुपये। एंटर करेंगे, एडजस्ट करेंगे उसका रेंट को, ठीक है। और ये पैसा आपने कैसे दिया, मान लो बैंक के थ्रू दे दिया, ये इस तरह से एंटर करके सेव कर लेना है, ठीक है। जो भी चेक नंबर दिया वो चेक नंबर वगैरह लगाकर सेव कर लेना है। और कुछ पैसा आपने क्या किया कि टीडीएस के रूप में गवर्नमेंट को दिया है, तो यहाँ पे टीडीएस ऑन रेंट आ जाएगा और एडजस्ट करेंगे इसको, ये एंटर कर लिया 1500 रुपये। और यहाँ पे आपने ये पैसा दिया है मान लो बैंक के थ्रू, एसबीआई बैंक, तो टीडीएस का पैसा भी आप गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं, तब पेमेंट की एंट्री कर देते हैं। एंटर करके इसको सेव कर लिया। अब ध्यान रखना कि जब आप अगले वाली पार्टी आपसे अगर टीडीएस का फॉर्म मांगती है तो वो कैसे देंगे, पहले उस पेमेंट वाले वाउचर को पेजअप करके ओपन करना है, अल्टर पे बटन दबाना है, करंट में जाना है और उसका प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू चेक करेंगे तो ये जो फॉर्म होता है, इस फॉर्म को आपको उस पार्टी को देना है जिसका भी आपने टीडीएस काटा है ना। फॉर्म का नाम क्या है, उसका फॉर्म का नाम जैसे इसके अंदर दिया होगा, आपने किसको दिया था, जेपी इंफ्राटेक को, तो जेपी इंफ्राटेक का जो ये फॉर्म होगा वो निकाल के देना पड़ेगा। यहाँ पे आप ये पूरा फॉर्म निकाल के देना पड़ेगा, जो 1500 रुपये काटे हैं आपने 1500 रुपये का, वो चीज़ निकाल के आपको देना पड़ेगा। अपने पूरा उस टीडीएस की डिटेल आ जाएगी इसके अंदर। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया कि टीडीएस कैसे पैसे की एंट्री कैसे करनी है, टीडीएस की एंट्री कैसे करनी है, टीडीएस भरना कैसे, वो चीज़ समझ में आया। चलो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज 2 के अंदर हम ये देख रहे हैं कि मिस्टर साजिद खान को हमने ट्रेनिंग की फ़ीस दी है, ठीक है। ट्रेनिंग TRA ट्रेनिंग, ये R की जगह N, ट्रेनिंग की फ़ीस दी है 50,000 रुपये। तो इसमें हम सबसे पहले 50,000 रुपये देने से पहले उसका टीडीएस भी काटेंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले 3 खाते लगाएंगे, एक तो पार्टी का खाता, एक उसके प्रोफेशनल फ़ीस जो खर्चा हुआ है उसका, और तीसरा एक टीडीएस का खाता लगेगा। चलो फटाफट करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट वाले ऑप्शन में जा रहे हैं, क्रिएट में जाते हैं और यहाँ पर लेज़र में जाकर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले खर्चे का खाता लगा लेते हैं, प्रोफेशनल फ़ीस। प्रोफेशनल फ़ीस हमारा एक तरह का खर्चा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। एंटर करेंगे, यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल पे क्लिक करना है। देखो मैंने रेंट का एक अलग से नेचर बना के रखा था, नेचर ऑफ पेमेंट, इसी प्रकार आपको प्रोफेशनल फ़ीस का भी नेचर बनाकर रखना है। तो यहाँ पे लिखा मैंने प्रोफेशनल फ़ीस, ठीक है। अब इसका सेक्शन क्या होता है वो मैंने नोट्स में डाला है, नोट्स में लिखा है 194S, तो 194S मैं लिख लेता हूँ, पेमेंट कोड में 194 डाल देता हूँ, इसके ऊपर भी 10% डाल देता हूँ मैं, और एंटर करके इसको सेव कर लेता हूँ, और एंटर करके इसको सेव कर लिया। अब पार्टी का खाता भी लगा लेते हैं, मिस्टर साजिद खान, ये हमारी पार्टी है जिसको हम पेमेंट देने वाले हैं, तो संडे क्रेडिटर डालेंगे। एंटर करके इसको यस करेंगे, इसको एक कंपनी के रूप में दिखा देते हैं, और उसका जो पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड नंबर डाल देंगे, CKTPS 1362N। एंटर करके सेव कर लेंगे। और एक और लास्ट खाता लगाएंगे, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फ़ीस, ये लगा दिया। अब ये एक तरह का हमारा टीडीएस का खाता है, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आएगा, और ये हमारा टीडीएस है, और ये कैसा है, प्रोफेशनल फ़ीस, नेचर डाल देंगे, इसको एंटर करके सेव करेंगे। अब ये खाते तो हो गए, अब एक एंट्री करेंगे अपन जनरल वाउचर का, क्योंकि इसको 50,000 रुपये का पेमेंट करना है मुझे। तो जनरल वाउचर ऑन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाउचर करना है अपन को, जनरल वाउचर, फिर पेमेंट वाउचर, और फिर उसको स्टेट पेमेंट का वाउचर करना है। तो सबसे पहले जनरल वाउचर कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे कि प्रोफेशनल फ़ीस का पैसा दिया आपने, कितना रुपए दिया, 50,000 रुपये। ये पैसा किसको देना है, मिस्टर साजिद को। और जैसे एंटर करेंगे तो 45,000 रुपये आ रहा है। अब 45,000 रुपये कैसे आए, क्यों आए, क्योंकि 50,000 रुपये का 10% होता है 5,000 रुपये। तो 50,000 में से 5,000 रुपये जाएंगे, पीछे कितने रहेंगे, 45,000 रुपये रहेंगे। तो 45,000 रुपये तो किसको मिलेंगे, मिस्टर साजिद को। और जो 5,000 रुपये इसका काटा है वो एक तरह का क्या है, एक टीडीएस है। प्रोफेशनल फ़ीस मैंने लिख लेता हूँ कि 50,000 तो ये प्रोफेशनल फ़ीस हो गई, और बाकी का जो पैसा है 5,000 रुपये वो टीडीएस का पैसा है। एंटर करके यहाँ पे, और यहाँ पे टीडीएस के रूप में आप प्रोफेशनल फ़ीस को सिलेक्ट कर लोगे, तो टोटल मिलाकर 45,000 रुपये साजिद को देंगे, और टीडीएस गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, 5,000 रुपये मिलेगा। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ये आपने एंट्री कर ली है कि हमें इतना पेमेंट देना है। अब जब हम पेमेंट दे देते हैं तो पेमेंट वाउचर में जाते हैं, मिस्टर साजिद को कितना पैसा दे दिया, 45,000 रुपये।
ये 45,000 रुपये लिख दिया। एडजस्ट करेंगे प्रोफेशनल फ़ीस को। ये पैसा हम कैसे देते हैं, जैसे कैश पड़ा है कि नहीं पड़ा है, चलो कैश अपने पास पड़ा था तो मैं कैश में से 45,000 रुपये दे रहा हूँ। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप पैसा दोगे, टीडीएस का पैसा गवर्नमेंट को खाते में जमा कराओगे तो टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फ़ीस का भी पैसा दे देते हैं। एडजस्ट करेंगे इसको 5,000 रुपये को, एंटर करेंगे और ये पैसा किस रूप में दिया, मान लो कैश के रूप में दे दिया है। एंटर करके इसको भी सेव कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं एंट्रियाँ बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई नेगेटिव में बैलेंस नहीं आएगा, बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ ओके आएगी। तो ये इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से टीडीएस होता क्या है वो समझा, टीडीएस एक्टिवेट कैसे करते हैं वो समझा, टीडीएस किस किस के ऊपर लगता है वो देखा, फिर टीडीएस के लिए कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरह से एंट्रियाँ करनी है, खाते कैसे लगाना है, वो सब कुछ समझा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टीसीएस क्या होता है, वो भी टीडीएस की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा उल्टा काम करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।